Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 10th हिस्ट्री में जो टर्म 2 के हिसाब से चैप्टर्स आ रहे हैं, जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं गाइस, उसी सीरीज में वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नोन एज नेशनलिज्म इन इंडिया. इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा दैट व्हेन इंडियन कम्युनिटी द सोसाइटी वेंट अंडर और इट अंडरवेंट अ कॉलोनियलिज्म, तो क्या चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी में, क्या सीक्वेंशियल ऑप्शंस देखे थे लोगों ने कि किस तरीके से वो अपने आप को डिबार कर सकते हैं. बिकॉज सी फ्रैंकली ये हो रहा था, पीपल वर फीलिंग एलियनेटेड. कुछ ऐसे वाकये हुए थे जिससे ये प्रूव होने लग गया था कि अब हम लोगों के ऊपर ये जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रोशियस हो गया है. सो वी जस्ट नीडेड अ वेंट आउट ऑफ इट सॉर्ट ऑफ. हम एक चीज़ जानते हैं, यूरोप में जब नेशनलिज्म फैला था, सो इट वॉज अ कंसेप्ट, इट वॉज नॉट जस्ट अ फ्लुक ऑफ टाइम कि लोग एक रात को सो के उठते हैं, अगली सुबह सो के उठते हैं और नहीं हमको नहीं चाहिए अब कोई, हमको नेपोलियन बोनापार्ट की अब रिजेंसी नहीं चाहिए, फ्रेंच हमको रिजेंसी नहीं चाहिए. ये इस तरीके से नहीं हुआ था. इट वॉज अ प्रोसेस. इट रिक्वायर्ड एंड इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल, न्यू कंसेप्ट्स, इमोशंस. मतलब हम ये कह सकते हैं देयर वर लॉट ऑफ स्टिमुलाइज, बहुत सारे ऐसे इफेक्टर्स थे जिन लोगों ने नेशनलिज्म को एक तरीके से प्राइम बनाया था. अगर हम यूरोप के बारे में देखें तो यूरोप में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी दैट पीपल वेंट अहेड एंड एसोसिएटेड देयर कल्चरल बिलोंगिंग्स. दे वेंट अहेड एंड ब्रॉट टुगेदर देयर एंशिएंट culture, tradition, their lineage and all the things were brought together. फिर nationalism create हुआ था. कुछ symbols बनाए गए थे, कुछ languages को एक छत्र पूरी countries में adapt किया गया था. इस कारण से एक nationalism आता है. See, symbols की अगर हम बात करें, symbols और icons की बात करें, allegory, ideology, हम फ्रांस में जानते हैं किस तरीके से फ्रांस में मेरियान और जर्मनी में जर्मेनिया, इनको किस तरीके से एलिगरी क्रिएट करा था. नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? एलिगरी इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसेप्ट, अ थीम. इंडिया में हम एलिगरी भारत माता को बोलते हैं दोस्तों. एलिगरी में हमने अक्सर दिखाया भारत माता. अब इंडियन अगर मैं बात करूं नेशनलिज्म की, तो इंडियन नेशनलिज्म में भारत माता को बिल्कुल चेन्स में एनचेन्ड एंड एकदम बाउंडेड बताया गया था. उसके बाद में लोगों के अंदर एक फीलिंग डाली गई थी दैट योर भारत माता नीड्स यू, योर नेशन नीड्स यू. लोगों को एक तरीके से गांधी जी, महात्मा गांधी, जिनके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बताया गया, एंड देयर आर मेनी अदर नेम्स एज वेल दैट इफ़ आई गो अहेड एंड टेक, वो पूरा एक सेशन निकल जाएगा. गाइस, लोगों ने लोगों के मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर एक यूनिक सी आइडेंटिटी पैदा करी थी जो कि इससे पहले इट वाज अनप्रेसिडेंटेड. पहले हम जानते हैं एंशिएंट इंडिया में पीपल एक्चुअली वर डिवाइडेड अमंग वेरियस क्लैंस, देन केम किंगडम्स, चीफडम्स, फिर किंगडम्स बने और लोग अपनी टेरिटरीज में रहने लगे थे. हाँ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में एक तरीके से एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव रूल ओवर द होल कंट्री इफेक्टिव तो हुआ था. लोगों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए थे, कुछ हार्श कल्चर्स वगैरह हटा दिए गए थे, लेकिन इसका फ़ायदा एक तरीके से एक बैकलैश हुआ था. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी इंग्लिश लैंग्वेज. इसका बैकलैश ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो लर्नड थिंकर्स, ऑब्जर्वर्स, जो एजुकेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने वो पढ़ के जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी वो अडॉप्ट करना शुरू करी. फ्रीडम का कंसेप्ट क्या होता है, लिबर्टी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, उनको पता चला, समझ में आया. इसकी पावर क्या होती है ये समझ में आया. एंड दस इट ऑल स्टार्टेड गोइंग अहेड. अगर हम देखें तो इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी. नेशनलिज्म इंडिया में पहले नहीं आया था, ये कंसेप्ट थोड़ा नया था दोस्तों. इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. होता ये है कि जब सारे इंडियंस किसी एक खास प्रॉब्लम को
अपनी मेन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन समझने लगते हैं तो उनके अंदर एक यूनिटी आती है। होता क्या है देखिए, स्कूल्स में यूजुअली इट हैड हैपेंड, लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल इट हैपेंड, दैट्स लॉन्ग टाइम बैक। अगर मार्क्स कम आते थे दोस्तों, तो जो कम मार्क्स वाले दोस्त होते हैं ना, वो मिलके उस टॉपर को कोसने लगते हैं, उसको एक गलत निगाह से देखने लगते हैं। व्हाई इट हैपेंस कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, दैट एक्चुअली गेट्स रियल ओवर हियर। होता ये है कि हमें कम मार्क्स आए हैं, अरे भाई तुम्हें भी कम मार्क्स आए, मुझे भी कम मार्क्स आए, चलो साथ में मिलके बात करते क्या हुआ था। वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स। और इसमें एक इशू ये बनता है कि हम लोग ना अपने दर्द को शेयर करने लगते हैं। इसको इसी तरीके से आप समझो, व्हेन कॉलोनियल एरा में इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग सेक्टर्स थे। देयर वर पेजेंट्स, देयर वर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, देयर वर ट्राइबल्स, देयर वर वर्कर्स, बहुत सारे क्लास थे। हर कोई ब्रिटिशर्स की एट्रोशियस पॉलिसी से परेशान हो चुका था। उसके बारे में इन डेप्थ हम इस चैप्टर के जब टॉपिक समझेंगे, सो विल कम ऑन इट, बट एक ब्रीफ अगर ओवरव्यू मैं दूं आपको, सो एवरीबडी वाज फेड अप। इसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूं, ब्रिटिशर्स इंडिया आए क्यों थे। अनलाइक द मुगल्स, अनलाइक द टर्क्स, अफगान्स, ब्रिटिशर्स हैड नॉट कम टू इंडिया टू प्लंडर, मतलब वो सिर्फ लूटने के लिए नहीं आए थे। दे हैड कम हियर टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ कॉलोनाइजर। कॉलोनी का कंसेप्ट ये होता है कि उस जगह के पास, उस जगह में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक रीजंस के कारण उस जगह को यूटिलाइज करो। हमारे लिए ये हो रहा था दोस्तों कि हमारी जो लैंड थी, इट वॉज बीइंग विंडिक्टेड, इट वॉज बीइंग टोटली टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। शायद ही सोसाइटी का ऐसा कोई सेक्टर, तमगा बचा होगा जो इनकी इन एट्रोशियस पॉलिसीज से अफेक्टेड नहीं हुआ होगा। कॉल इट द किंग्स, कॉल इट द ट्राइबल्स, कॉल इट द पेजेंट्स, call it the industrialists or the workers. Every one of them was affected through their policies, and somewhere, somehow, the feeling of getting rid of them came into existence. होता ये है कि suddenly लोगों को एक common bonding मिलने लगी। लोगों ने एक चीज़ देखना शुरू कर दी कि ये जितने ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज़ चल रही है, जो ये दुख तकलीफ़ें मिल रही है, ये कॉमन हो रही है, सबके साथ में एक ही चीज़ हो रही है। सॉल्ट टैक्स लगा देना, फॉरेस्ट लैंड घोषित कर देना, रिजर्व एरियाज़ बना देना। अरे भाई, ट्राइबल्स जो कि बचपन से पैदा होते से ही जंगलों के ऊपर आश्रित रहते हैं, हाउ कैन दे जस्ट सिंपली गो अहेड एंड लीव द एरियाज एंड मूव आउट? इट हैड हैपेंड एवरीवेयर. We are talking about the Sundarban hills and whatever the places were there, it all happened everywhere. But people were quite susceptible. Susceptible मतलब लोग इसको सह रहे थे। एक टाइम के बाद में उनको कुछ ऐसे फिगर्स दिखे जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। One most important figure over here is महात्मा गांधी. अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी का जो नेम है, it comes here. Yes, there were many people who went ahead and tried to incorporate a nationalism feeling in India, but महात्मा गांधी को इसलिए रिस्पेक्टेबल माना जाता है दोस्तों क्योंकि he probably took the task in his own hands. He went around, he started roaming around and kept on, incorporating those beads in that necklace and gave it a beautiful way. उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्लान करा, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझा कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन नेटिव्स फील कर रहे हैं। ही स्टार्टेड हिज जर्नी समवेयर आउट. ही स्टार्टेड इट आउट इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, एंड देन he gave it a thought about the present conditions of his countrymen in the mainland India. तो वो वहाँ से उठ के सडनली इंडिया आते हैं और 1909 में जो उन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी, दैट वाज स्वराज, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ रीजंस मेंशन करे थे दैट व्हाई वी आर लैकिंग और व्हाई द ब्रिटिशर्स वर एबल टू गो अहेड एंड रूल अपॉन अस. सो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट ही हैड इनकॉर्पोरेटेड.
we just would be studying in this chapter about the various movements जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड किस तरीके से इन मूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट और इनकलकेट किया गया एक कॉमन इंडियन के माइंड में. सो स्टे ट्यून फॉर मोर, प्लीज विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. टेक केयर, बाय बाय.